फ्रेंड्स, माधुरी एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करती हूँ कि इसके पहले की वीडियोस को आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा, अच्छी तैयारी की होगी। मेरी दुआएं यही रहेंगी कि आप जो भी तैयारी करें बहुत अच्छे से करें और आप अपने लाइफ में सक्सेस हों। यही दुआएं मेरी आप लोगों के साथ रहेंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, कुछ बेसिक नॉलेज लेकर के आई हूँ। मुझे लगता है कि ये नॉलेज तो सबके पास होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको भी इस वीडियो के ज़रिए थोड़ी सी सीख कुछ देना चाहती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ सपोर्ट हमारा भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला, हम सीधे सीधे इसमें आपसे सिर्फ नंबरिंग पर आपसे बात करने वाले हैं। तो पहला नंबर हमारा है कि शायद राम बाजार जाएगा। यह वाक्य कौन सा वाचक है? तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहती हूँ कि शायद राम बाजार जाएगा, यह संदेहवाचक शब्द है। यह संदेहवाचक शब्द है। और शायद राम बाजार जाएगा, यह संदेहवाचक किस लिए है? जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की संभावना और संदेह का बोध होता है, उन वाक्यों को हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो शायद राम बाजार जाएगा, यह हमारा संदेहवाचक शब्द है। दूसरा हमारा है हिंदी भाषा का विकास। सॉरी दोस्तों, यहाँ अभिनंदन नहीं होगा, यहाँ पर अपभ्रंश होगा और यहाँ पर हिंदी ना होकर के सिंधी होगा। तो थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक हो गई है। तो सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश के किस बोली में माना गया है? तो वह है ब्राचड़ बोली में। कौन सी बोली में? ब्राचड़ बोली में। सिंधी भाषा का विकास ब्राचड़ अपभ्रंश बोली में माना गया है। सिंधी भाषा सिंध प्रदेश की आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, जिसका संबंध पैसाची नाम की प्राकृतिक और ब्राचड़ नाम की अपभ्रंश से जोड़ा जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोमल गात पंक्ति में गात शब्द है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोमल गात पंक्ति में जो गात शब्द है वह जातिवाचक है। वह जातिवाचक है। जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा में किसी भी प्राणी, वस्तु और स्थान का समावेश होता है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? इसके पहले मैंने हिंदी का एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया था। उसमें मैंने बताया था आपको, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको बताया था, लेकिन हाल फिलहाल मैं यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य क्या होते हैं? जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है। दूसरा हमारा होता है संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। और तीसरा हमारा है मिश्रित या मिश्र वाक्य, जिस वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से की गई हो, जिसमें एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों इसके पहले भी मैंने आपको हिंदी के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। और कौन कौन से प्रकार होते हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, जिसको हम संकेतवाचक भी कहते हैं। व्यवहारिक रूप में हिंदी भाषा में कितनी बोलियां होती हैं? तो दोस्तों यहाँ पर है 18। व्यवहारिक रूप में 18 बोलियां हैं, जिनमें अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हड़ौती, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, मैथिली, खोरठा, पंचपरगनिया, कुमाऊनी, मगही आदि प्रमुख हैं। वैसे तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। मानक हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर और व्यंजन माने गए हैं? तो दोस्तों 52। मानक हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर और व्यंजन को मिला करके 52 माना गया है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो स्वर होते हैं वह 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, और जो व्यंजन होते हैं क वर्ग,
च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त व्यंजन, आयोगवाह, द्विगुण व्यंजन और कुल मिलाकर के ये जो व्यंजन और स्वर होते हैं इनकी कुल संख्या 33 है। साकार का विलोम शब्द है, तो दोस्तों आपको पहले भी बताया है कि साकार का विलोम शब्द होगा निराकार। साकार का विलोम शब्द निराकार होता है। क्या होता है दोस्तों? साकार का विलोम शब्द जो होता है वह निराकार होता है। चौराहा शब्द में समास है, तो दोस्तों चौराहा जो हमारा शब्द है इसमें समास होता है द्विगु समास। कौन से समास होते हैं? द्विगु समास। कारक के भेद हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। मनोहर का संधि विच्छेद है मन प्लस मनः प्लस हर। मनः प्लस हर, ये हमारा मनोहर का संधि विच्छेद है। साकेत के रचयिता हैं, तो दोस्तों साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जो कि साकेत के रचयिता हैं। इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे यशोधरा, राष्ट्रकुल, राष्ट्रवाणी, स्वस्ति और साकेत, सिद्धराज, किसान, विष्णु प्रिया, चंद्रहास, रंग में भंग। तो ये हमारे हैं मैथिली शरण गुप्त जी के। साकेत के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसके बाद है 9 2 11 होने का अर्थ होता है तुरंत भाग जाना। 9 2 11 होने का अर्थ होता है तुरंत भाग जाना। जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अभूतपूर्व। क्या होता है? अभूतपूर्व। हिंदी काव्य के रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? तो बताना चाहती हूँ कि वो क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध। क्या होता है? क्रोध होता है। हिंदी काव्य में रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि के उत्पन्न भाव की परिपक्वतावस्था को रौद्र रस कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण बताना चाहती हूँ। जो राउर अनुशासन पाऊं, कंदुक दूब ब्राह्मण उठाऊं, कांचे घट चीमी डारियू फोरी, सको मेरु मूले इन तोरी। तो यह क्रोध रस है। सुरेंद्र का संधि विच्छेद है, तो सुर प्लस इंद्र होगा। दोस्तों एक यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बड़ाऊ की मात्रा लगी है दोस्तों छोटाऊ की मात्रा होगी, तो सुर प्लस इंद्र होता है। सुरेंद्र का संधि विच्छेद सुर प्लस इंद्र होता है। सन्यासी का विलोम शब्द भोगी होता है। सन्यासी का विलोम शब्द भोगी होता है। वहीं देखा जाए तो महादेव का पर्यायवाची शब्द गिरीश। तो दोस्तों महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गिरीश होता है। गिरीश महादेव का पर्यायवाची शब्द है। महादेव के अन्य और पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे शिव, शंभु, शंकर, हर, महेश, चंद्रशेखर, नीलकंठ, रुद्र, त्रिलोचन, पशुपति, महेश्वरी आदि होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ होता है सबसे अलग रहना। और आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं मोहन राकेश। जो आषाढ़ का एक दिन है उनके लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं। किस छंद में 6 चरण होते हैं? तो दोस्तों जो 6 चरण होते हैं जिसमें वह होता है छप्पय। छप्पय में 6 चरण होते हैं। उनमें प्रथम रोला छंद के और अंतिम 2 उल्लाला छंद के होते हैं, जैसे नीलांबर, परिधान, हरित पटवर, सुंदर है, सूर्यचंद, युग, मुकुट, मेखला, रत्नाकर। चारपाई शब्द है, तो चारपाई शब्द जो होता है वह योग रूढ़ होता है। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ रूढ़ होता है यौगिक होते हुए भी ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं। ये सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे पीताम्बर, जलज, लंबोदर, दशानक, नीलकंठ, चारपाई आदि। पाहन शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है पत्थर। तो
तो दोस्तों आज की वीडियोस आपको कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि आज मैंने जो चीज़ भी आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताया है ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।